लोकसभा में आज नया इनकम टैक्स बिल नंबर 2 पास हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में इनकम टैक्स बिल को पेश किया था। ये संशोधित बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह बदल देगा। ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। क्या बदलेगा लक्ष्मण जी, और कितना अहम है ये बिल? देखिए, दरअसल जैसे ही इनकम टैक्स बिल में बदलाव की बात आती है तो लोगों को लगता है शायद इनकम टैक्स में राहत दी जा रही है या फिर कोई नया टैक्स लगाया जा रहा है। तो इनकम टैक्स में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। इस बिल के जरिए इनकम टैक्स में राहत दी जा रही है, लेकिन ये राहत आपकी टैक्स घटाकर नहीं दी जा रही है, बल्कि प्रक्रिया जटिलताओं से आपको छुटकारा दिया जा रहा है। वो टैक्स में कटौती तो कम नहीं करेगा, लेकिन वो जो राहत मिलेगी वो टैक्स कटौती से कम भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है, आखिरी तारीख होती है, उस आखिरी तारीख के बाद अगर किसी ने रिटर्न फाइल किया तो जो उस व्यक्ति का टैक्स पेयर का रिफंड बनता था वो रिफंड आमतौर पर नहीं दिया जाता था। यानी टैक्स पेयर रिफंड का हकदार नहीं होता था ड्यू डेट के बाद, रिटर्न भरने के आखिरी तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर। लेकिन अब इस कानून में एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अगर किसी वाजिब वजहों से टैक्स पेयर ने ड्यू डेट यानी तय सीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं किया है, तब भी वो रिफंड का हकदार होगा। ये अपने आप में उन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही अहम है जो लोग कई बार बीमारी की वजह से, बाढ़ की वजह से, पहाड़ खिसक गया उसकी वजह से रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं, और जब दोबारा फाइल करने जाता है पेनल्टी के साथ तो कहा जाता है कि रिफंड आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब रिफंड मिलेगा इस कानून के बाद, लागू होने के बाद। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होता है उस पर एक बड़ी राहत दी गई है। उस पर 30% का जो डिडक्शन होता है, इस डिडक्शन में जो आप म्यूनिसिपल टैक्स चुकाते हैं उस म्यूनिसिपल टैक्स को घटा करके वो डिडक्शन क्लेम करना होगा। तो म्यूनिसिपल टैक्स भी आजकल भारी भरकम होता है, तो ये एक राहत दी गई। इतना ही नहीं, प्री कंस्ट्रक्शन जो पहले से कंस्ट्रक्शन चल रही प्रॉपर्टी है उस पर जो इंटरेस्ट होता है उसको भी डिडक्शन में राहत यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की गई, इसमें प्रावधान किया गया है। पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कई सारे पे आउट को यहाँ पे टैक्स फ्री किया गया है। वो यूनिफाइड पेंशन यानी यूपीएस लेने वाले लोगों के लिए एक बड़ी बात है। एक जो बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, एलआरएस रेमिटेंस जो होता है, उस पर अगर आपने लोन लेकर रकम भेजा है तब आपको नील टीसीएस रहेगा। ये एक प्रावधान किया गया है कि उस पर टीसीएस आपको नहीं देगा, नील टीसीएस आप भर सकते हैं। इसी तरीके से बिजनेस और कंपनियों को भी कई सारी राहत यहाँ पर दी गई। ट्रांसफर प्राइसिंग की परिभाषा सरल की गई है, बेनिफिशियल ऑनर की नई परिभाषा की गई है। एक और इससे महत्वपूर्ण बात ये क्या है कि जो नील और लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट का जिक्र फिर से जोड़ा गया है। यानी टीडीएस और टीसीएस का जब सर्टिफिकेट देते हैं तो उसमें नील या फिर लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एमएसएमई की परिभाषा को, एमएसएमई की परिभाषा से इनकम टैक्स परिभाषा को में तालमेल बैठाया गया। तो इस तरह से कई सारी राहत है जो सीधे तौर पर टैक्स तो नहीं घटाएगा, लेकिन टैक्स की सिरदर्दी आपकी जरूर घटा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। बढ़ते आगे, वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर विपक्षी दलों के करीब 300 सांसदों ने आज संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन तक ले गई। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने उनकी मदद की। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों का मार्च संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए चुनाव आयोग पहुंचने से पहले ही मार्च को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बाद में अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वो जमीन पर बैठ गए। प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत कई सांसद वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते दिखे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इन सांसदों को हिरासत में ले लिया। विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साधा है। रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए।
ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार। कांग्रेस की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस वैचारिक दिशाहीनता और दुविधा से जूझ रही है। देश विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया, उन्होंने कैग को बदनाम किया, सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए। वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को हलफनामा देने से मना कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह चुनाव आयोग का ही डेटा है। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जानता है, इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। आखिर विपक्ष चुनाव आयोग पर इतना हमलावर क्यों है? क्या राहुल गांधी के सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं? जानने के लिए देखिए आज का आवाज अड्डा। निशाने पर चुनाव आयोग, संयोग या प्रयोग, शाम 7:57 पर। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने सभी आवारा कुत्तों को 2 महीने के अंदर पकड़ने के निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने इन्हें रखने के लिए शेल्टर होम्स बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बाकी डिटेल बता रहे हैं आसिम मंचंदा। आवारा कुत्तों के काटने से रेबीज की घटनाएं बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुओ मोटो लिया था। आज उस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि अगले 2 महीने के अंदर दिल्ली के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाएगा। अथॉरिटीज को यह भी निर्देश दिए कि आप इसको लेकर के शेल्टर होम बनाइए। अगले 2 महीने के अंदर 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जो अथॉरिटीज है उनको इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी आवारा कुत्ता दोबारा से सड़कों के ऊपर ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी व्यक्ति या किसी की संस्था की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इस मामले में अगर दखल देता तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी अथॉरिटीज को 2 महीने का टाइम दिया है कि आवारा कुत्तों को पकड़ करके शेल्टर्स के अंदर डाल दें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी योजना के साथ इस समस्या पर काम किया जाएगा। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज
ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा 5 गुना तक बढ़ा दी है। मेट्रो शहरों, सेमी मेट्रो शहरों और गांवों के लिए अलग अलग बदलाव किए गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने क्या क्या बदलाव किए हैं, पूरी डिटेल के साथ बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली जिस भी कस्टमर का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है उनको यहाँ पे बड़ा झटका तो लगता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है उसकी सीमा को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि सीधा सीधा यहाँ पे 5 गुना तक बढ़ाया गया है। यानी कि जो पहले आपको 1 गुना देना होता था उसका 5 गुना अब आपको अपने बैंक में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी स्क्रीन में मैं वो टेबल प्रेजेंट करती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कितना पैसा बढ़ाया गया है। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहां पे जो पहले मिनिमम एवरेज बैलेंस था वो था 10,000 रुपए का, उसको बढ़ा के सीधा 50,000 कर दिया गया है। सेमी मेट्रो में ये प्राइस था पहले 5,000 का, जिसकी लिमिट बढ़ा के 25,000 कर दी गई है। वहीं अगर हम रूरल एरियाज यानी कि गांव में देखें तो पहले वो लिमिट थी 2,500 रुपए की, उसको अब सीधा सीधा बढ़ा के कर दिया गया है 10,000 रुपए का। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये डेट कहां से जो है ये लागू होता हुआ दिखाई देगा। देखिए 1 अगस्त से ये ऑलरेडी लागू हो गया है, यानी कि 1 अगस्त से लेके अब तक अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है तो वहां पे आपको जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो इस टेबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको रखना होगा, यानी कि पहले के गुना मुकाबले यहाँ पे आपको 5x ज्यादा जो एवरेज अमाउंट है वो देना होगा। अब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पेनल्टी जो है वो भी जाती हुई दिखाई देगी। या तो आपको 6% की पेनल्टी देनी होगी या तो आपको देने होंगे 500 रुपए पेनल्टी के उसमें, कि अगर आपने इतना मिनिमम एवरेज बैलेंस है जो नहीं रखा तो। यही नहीं बल्कि अगर आप पैसे निकालते हैं तो वहां पे भी आपको जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पहले के जो 3 ट्रांजैक्शन है वो तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसके बाद पर ट्रांजैक्शन के लिए आपको देना होगा 150 रुपए। यही नहीं बल्कि अगर आप 1 लाख तक की ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो तो आपके लिए फ्री है, लेकिन 1 लाख के बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर 1000 रुपए या तो आपको 3.5 रुपए देने होंगे या तो फिर आपको देने होंगे 150 रुपए, जो भी इसमें ज्यादा है। मान लीजिए कि 1,20,000 की आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 1 लाख तो फ्री है, लेकिन 20,000 रुपए में अगर मैं पर ट्रांजैक्शन पर 1000 रुपीज ट्रांजैक्शन 3.5 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो आएगा आपका 70 रुपए, लेकिन वहां पे भी आपको 150 रुपए देने होंगे, बिकॉज क्लॉज में लिखा गया है विच एवर इज हायर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यही नहीं बल्कि अगर आप नॉन बैंकिंग आवर्स में एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको कैश डिपॉजिट के लिए भी 50 रुपए की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो देनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली जो भी आईसीआईसीआई के कस्टमर्स हैं वहां पे उनको एक बड़ा झटका तो लगता हुआ दिखाई दिया है। और मिनिमम बैलेंस के इस मामले में आरबीआई ने भी अपनी भूमिका साफ कर दी है। सीएनबीसी आवाज के सवाल पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा कि मिनिमम बैलेंस तय करने की बैंकों को आज़ादी है, इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। हमारे संवाददाता कीर्तन जोशी के सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। जिस तरह से आपने अभी आईसीआईसीआई आपने अभी ग्रामीण भारत को बैंक से जोड़ने की बात करी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने जो मिनिमम बैलेंस रखने की बात की है, क्या आप उसको पुनर्विचार करने के लिए बोलेंगे? देखो, ये जो मिनिमम बैलेंस की जो बात है, जो मिनिमम बैलेंस का जो आप बात कर रहे हो, वो उसके अंदर में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के ऊपर में छोड़ा है कि वो किस प्रकार का मिनिमम बैलेंस वो रखना चाहते हैं। तो अब किसी बैंक ने 10,000 रखा है, किसी ने 2,000, कईयों ने माफ भी किया हुआ है, लेकिन ये रेगुलेटरी डोमेन में नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने बिजनेसेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सीएनबीसी आवाज के काम और जोश की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने हमारे संवाददाता कीर्तन जोशी को क्या कहा, आप सुनिए। लेकिन क्या ब्याज दर सर कम करेंगे ऐसी हालत में? सर ब्याज दरें कम करेंगे ऐसी हालत में सर? वो 2 महीने बाद पता चलेगा। लेकिन सिचुएशन बन रही है सर। 2 महीने बाद में पता चलेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको बताएगी। ठीक है, लेकिन संजोग ऐसे है सर अभी। आपका जो जोश देख करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार का जोश फुल हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 746 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 222 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखी गई। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। पीएसयू, बैंक, रियल्टी, फार्मा शेयरों में भी तेजी दिखी। ऑटो, इंफ्रा, एफएमसीजी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं। निवेशकों का म्यूचुअल फंड्स पर भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। जुलाई में एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। जुलाई में म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े कैसे रहे, बता रहे हैं यतीन मोटा। अगर हम म्यूचुअल फंड फ्लोज की बात करें तो क्लियरली जो एसआईपी का नंबर है वो स्टैंड आउट होता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट लगातार चौथे महीने अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि जुलाई का जो आंकड़ा है वो 28,000 करोड़ के पार है और कहीं ना कहीं ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल्स पे आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। 28,464 करोड़ रुपए की जो रिकॉर्ड कलेक्शंस हुई हैं एसआईपीज में, ये दर्शाता है कि दर्शकों को और जो ओवरऑल निवेशक कम्युनिटी है इसको मार्केट पे अभी भी भरोसा है। बहुत वॉलेटाइल टाइम्स हैं, ट्रंप साहब के टेंट्रम्स तो हैं, जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और इस माहौल के बावजूद आप देख रहे हैं किस तरीके से बार ऊपर आ रहा है। 25, 26, 27,000 से अब सीधा 28,464 करोड़ रुपए के आसपास आपको एसआईपी कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर पड़ रहा है। और अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो जुलाई में नेट इक्विटी इनफ्लो लगभग 23,000 करोड़ 500 से बढ़ के लगभग 42,600 करोड़ रुपए के पार चला गया है। तो यहाँ भी आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफ़ी शानदार ग्रोथ देख रहे हैं। बेस छोटा है लेकिन हाँ 81% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। एयूएम भी मोमेंटम में है। लार्ज कैप इनफ्लोज भी लगभग 500 करोड़ बढ़ के 2125 करोड़ के आसपास हुए हैं। मिड और स्मॉल कैप हाईलाइट रहेंगे क्योंकि दर 2-3 महीनों में हम देख रहे हैं कि जो एलोकेशन है स्मॉल और मिड कैप फंड्स में ये बढ़ रहा है बहुत हेल्दी तरीके से। मिड कैप फंड का जो अब का इनफ्लो आंकड़ा है वो लगभग 5200 करोड़ के आसपास का है और जो स्मॉल कैप फंड है यहाँ जो है कहीं ना कहीं मोमेंटम और बढ़ रहा है। 6484 करोड़ यानी 6500 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ एलोकेशन होता हुआ नजर पड़ रहा है। लिक्विड फंड की बात करें, क्रेडिट रिस्क फंड की बात करें, तो ईएलएसएस की बात करें तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जनरली Q4 में चलते हैं। Q1 में ये डेटा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल ETF इनफ्लो हो चाहे NFOs हो, सब जगह हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी तरीके से रिटेल निवेशकों का और छोटे निवेशकों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुंबई के बाद अब टेस्ला ने दिल्ली में भी एंट्री कर ली है। एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क 3 में टेस्ला ने अपने एक्सपीरियंस सेंटर की शुरुआत की है। टेस्ला ने 4 फास्ट चार्जर समेत 7 चार्जिंग स्टेशंस लगाए हैं। कैसा है टेस्ला का एक्सपीरियंस सेंटर, जायजा लिया रोहन सिंह ने। भारत का दूसरा और दिल्ली एनसीआर का पहला टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर आज से शुरू हो चुका है। यहाँ पे एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क 3 में आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है जहाँ लोग आके टेस्ला की गाड़ियों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकेंगे, यहाँ से बुकिंग करा सकेंगे और पूरा जो एक्सपीरियंस है टेस्ला का वो यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। कुल मिला के 8200 स्क्वायर फीट का एरिया लीज पे लिया गया है, 9 साल के लीज रेंटल पे से लिया गया है और इससे जो एक प्रीमियम कस्टमर है उसको एक्सेस कर सकेगा टेस्ला। यहाँ पे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पास में है, साथ ही साउथ दिल्ली का ये एरिया काफी समय से टेस्ला सर्च कर रही थी इस प्रॉपर्टी की जो कि साउथ दिल्ली में खासतौर पे जो एक्सेस मिल सके, तो ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल मॉडल वाई यहाँ पे डिस्प्ले पे है। फिलहाल टेस्ला ने मॉडल वाई को ही बेचने का जो है फैसला किया है। आने वाले दिनों में हो सकता है बाकी जो उसके मॉडल्स हैं वो आए, लेकिन फिलहाल जो है ये पहला दिन है और यहाँ पर जो है लोग धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। 2 वेरिएंट में ये उपलब्ध है और साथ ही 7 कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो खास चीज आप नोटिस करेंगे सबसे पहले वो है इसका बहुत ही क्लीन डिजाइन। अगर आप देखें कनेक्टेड लाइट बार्स बोथ फ्रंट में रियर में आपको इसको काफी डिस्टिंक्ट बनाते हैं। साथ ही इसका एरोडायनेमिक डिजाइन जो है वो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और साथ ही इसकी बात करें, अगर इसके ग्लासेस की बात करें, लैमिनेटेड एकॉस्टिक ग्लास है जो कि जो केबिन एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा क्वाइट करता है, यानी कि जब आप कम्यूट कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही शांति से बिना किसी डिस्टरबेंस के इसमें कम्यूट कर सकते हैं। मॉडल वाई के बेस वेरिएंट की रेंज है 500 किलोमीटर, जबकि जो अपर वेरिएंट है, लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, उसकी रेंज है 622 किलोमीटर। साथ ही 5.6 सेकंड में ये 100 किलोमीटर की स्पीड को पा सकता है। और साथ ही अगर कीमत की बात करें, बेस वेरिएंट की कीमत रखी गई है 69.89 लाख, जबकि जो अपर वेरिएंट है उसकी कीमत 67.89 लाख से शुरू होती है। आने वाले दिनों में टेस्ला ने घोषणा की है कि वो दिल्ली में अपने सर्विस सेंटर्स की जो है वो संख्या बढ़ाएगा, चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ाएगा, साथ ही रिमोट डायग्नोस्टिक का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आएगी। मोबाइल सर्विसेज जो है वो यहाँ पे आने वाली है आने वाले दिनों में। तो बहुत कुछ है टेस्ला की तरफ से भारत में आने वाले दिनों में, और जो पहली डिलीवरी है वो सितंबर में होने की उम्मीद है। रोहन सिंह, दिल्ली। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध की धमकी दी है। मुनीर ने कहा है कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगे कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। मुनीर की धमकी पर भारत सरकार ने करारा पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पाकिस्तान के परमाणु कमांड पर अंतर्राष्ट्रीय संदेह मजबूत होता है। खेद है कि ऐसे बयान मित्र देश की धरती से दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप खबरों पर अपडेट रहें, जुड़े रहें CNBC आवाज़ से। नमस्कार।